हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नीट स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं 600 प्लस स्कोर करना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। गारंटी देता हूं, अगर आपने जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, आपके 600 से 650 तक स्कोर ईजिली आ जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं हर साल नीट के लिए एक बैच लॉन्च करता हूं। 2025 के लिए मैंने एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया था और लॉन्च करने के पहले ही बता दिया था कि नीट का पेपर चाहे हार्ड आए चाहे इजी आए, पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे कोर्स से ही पूछे जाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी। नीट 2025 का पेपर कितना हार्ड था आपने देखा। केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 मेरे कोर्स से ही पूछा गया है। सर हम कैसे मान लें? आज मैं इस वीडियो में बकायदा आपको एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाने वाला हूं। एक तरफ जो आपका नीट का पेपर है उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, और दूसरी तरफ जो हमारा पीडीएफ, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स पूरा दिया था, नोट्स पूरा कोर्स का, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। और एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग वाले दावे करते हैं ना, आपको पूरा एक साल पढ़ाते हैं, डेली 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाते हैं, और इस साल क्या देखा आपने कि किसी भी कोचिंग से सारे क्वेश्चन मैच नहीं हुए। बड़ी बड़ी कोचिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री केवल कितने घंटे में पढ़ाई थी? जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे कोर्स को ज्वाइन किए थे उनको पता होगा, केवल 50 घंटे मैंने केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कराई थी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स भी मैंने केवल 50 घंटे में पूरी कंप्लीट कराई थी। और आपको बता दूं, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। फिजिक्स में 170 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन कोर्स से ही पूछे गए थे। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? तो इस वीडियो को, अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे पूरा एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब बात आती है 2026 के लिए। सबसे पहले 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर दिया है, प्रहार बैच। इस साल जो बैच है वो प्रहार बैच है, उसका डिटेल्स आपको सामने दिख रहा होगा। प्रहार बैच में मैं क्या क्या करवाने वाला हूं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। प्रहार बैच में आप लोगों को पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रहार बैच है ना, इसकी प्राइस मात्र 599 रुपीज़ होगी, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। मतलब समझ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी कराया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस पूरे जो कोर्स की प्राइस होगी वो मात्र 599 होगी। इसको कैसे ज्वाइन करना है? तो ज्वाइन करने के लिए आपको आकाश एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे जाएंगे, आपको प्रहार बैच सामने शो होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको एक काम जरूर करना है, पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप, जो हमारा पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप है, उसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन, डाउट कुछ भी पूछ सकते हो। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बताना है कि सर मैंने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपके कोर्स में अलग क्या है, बाकियों से अलग क्या है। जैसे जब आप कोटा जाते हो या कहीं बड़ी कोचिंग में जाते हो तो आपको 1-1, 1.5 लाख फीस देते हो, रहने का खर्च अलग से, ठीक है। वहाँ पे कितना पढ़ाया जाता है? डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाए जाते हैं, और भी पढ़ाए जाते हैं, 7-8 घंटे हो जाता है, ठीक है। 7-8 घंटे पढ़ाया जाता है, पूरे साल पढ़ाया जाता है, और लास्ट में आपके पास पढ़ने के लिए इतना कंटेंट हो जाता है, इतना कंटेंट हो जाता है। आप खुद सोचो, क्या इतना कंटेंट आप लास्ट टाइम रिवीजन कर पाओगे? मेरे कोर्स की खास बात यह है, मैं आपको केमिस्ट्री केवल 50 घंटे में पढ़ाऊंगा, मैं आपको फिजिक्स केवल 50 घंटे में पढ़ाऊंगा। पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री 100 घंटे में कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं गारंटी लेता हूं कि जो नीट 2026 का पेपर आएगा, गारंटी लेता हूं पेपर हार्ड आए, इजी आए, जैसा आए, इस साल से भी हार्ड आ जाए, पूरा 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री वहीं से रहेगा। फिजिक्स की बात करता हूं तो 170 प्लस वहीं से 180 भी हो सकता है, इसी कोर्स से रहने वाला है।
यकीन दिलाने के लिए ही मैं आप लोगों को ये प्रूफ वीडियो दिखा रहा हूँ। और प्रूफ वीडियो मैं कोई पहली बार नहीं बना रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। 2020 से स्टार्ट किया हूँ, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार छठे साल। और इस बार बहुत सारे लोगों ने आपको प्रूफ दिखाया, लेकिन कहीं से सारे क्वेश्चन मैच नहीं किए हैं। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको दूसरे कोचिंग वालों से क्या डिफरेंस इसमें है वो सारा पता चल जाएगा। केवल 50 घंटे का वीडियो लेक्चर और 200 पेज मतलब 200 पेजेस का PDF नोट्स आपको दूंगा। उतना अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, गारंटी लेता हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा केमिस्ट्री में। उसी तरह 200 पेजेस का फिजिक्स और 50 आवर का वीडियो लेक्चर। इसके अलावा इसमें आपको 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं करवाऊंगा। अगर आप उतने क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपकी सारी समस्याएं, मतलब जो भी आपका PYQs है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा उसमें कवर करा दिया जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस मात्र 599 रुपीज़ है, ठीक है। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल ही रहने वाला है। तो आप लोग कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, मुझे पता है, चाहे आप कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी कर रहे हो, तो इस कोर्स को आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल 100 घंटे ही पढ़ना है। पूरा PDF नोट्स, कुछ लिखना नहीं है। बाकी कोचिंग में जाओगे ना, आपको नोट्स बनाने में ही आपके 3, 4, 5 घंटे टाइम लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा PDF नोट्स, आपको जाइए दुकान पर, फोटो स्टेट शॉप पर जाइए, वहाँ पर PDF का प्रिंट निकलवाइए। 400 पेज में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। PDF कैसा होगा मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाऊंगा आगे, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इस प्रहार बैच के बारे में बता दिया है। 2025 बैच का जो हमारा प्रूफ वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा, तभी कोर्स ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ आपको वैसा दावे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बाकायदे प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रूफ देखिए, बिलीव करिए, फिर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। बिना प्रूफ देखे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। ताकि आपको कम से कम ये तो यकीन हो जाए कि मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 180 आउट ऑफ 180 यहीं से पूछे जाएंगे। अगर मैंने इतना रट लिया, इतना अच्छे से समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, और मैं आपको हर एक देखोगे, जो लोग बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा, मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। यकीन मानिए, बहुत अच्छे से क्लियर कराता हूं, मतलब आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। आप बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचरों को जानते होंगे ना, उनसे आप कंपेयर करा लीजिएगा, ठीक है। वो जो चीज़ 20 घंटे में पढ़ाएंगे वो मैं आपको 2 घंटे में पढ़ाऊंगा। और देखिएगा, कुछ भी अगर कम मिले आपको बताना, एक भी टॉपिक अगर मिस हो तो बताना, मुझे आप मैसेज करके बोल सकते हो सर ये टॉपिक मिसिंग है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी तो 180 आउट ऑफ 180 यहीं से मिलता है। मुझे नीट के पेपर के बारे में सारी बातें पता है, कैसा क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, क्या पूछता है, अगले साल क्या पूछने वाला है, वो सारी बातें पता चल जाती है। जब आप बहुत दिन से किसी फील्ड में लगे होते हैं तो सारी चीज़ें पता हो जाती है। सो गाइस, चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का प्रूफ देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका नीट 2025 का पेपर हुआ था उसमें जो केमिस्ट्री पोर्शन था, एक तरफ मैंने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रखा है, टोटल 45 क्वेश्चन था, और एक तरफ मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया था लास्ट ईयर 2025 बैच वालों के लिए। देखो, ये जो वीडियो बन रहा है ये मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो मुझसे पढ़े हैं उनके पास ये PDF है, उनको सारी बातें पता है। ये वीडियो नए बच्चों के लिए है, जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो कोर्स को लास्ट ईयर नहीं ज्वाइन किए थे, जिनको मेरे कोर्स के बारे में नहीं पता चल पाया था, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से देखो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर मैच करवाऊँगा, एक एक क्वेश्चन को मैच करवाऊँगा। टोटल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए थे? 45। आप देखेंगे 40 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन यहीं से ही पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया है। मतलब केवल मैंने 200 पेजेस का केमिस्ट्री का नोट्स दिया था, 50 घंटे का वीडियो लेक्चर दिया था। जो इतना कर लिया था उसके 160 प्लस तो ईजिली आ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 180 भी स्कोर कर सकते थे, एक दो क्वेश्चन तो सबके गलत हो जाते हैं, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन 180 स्कोर करना भी आसान है। उसी तरह अगर नीट 2026 में अगर आप 180 स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यहीं से सब कुछ आने वाले हैं, ठीक। चलिए फटाफट देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको मैच करवाना है कि ये सब किस ग्रुप के हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो PB+2 किस ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 1।
Al+3 किसका है, ग्रुप नंबर 3, तो Pb+2 ग्रुप नंबर 1, Al+3 ग्रुप नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इससे मैच करवा सकते हो, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बस देखते रहिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे हम केवल मैच करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। देखो यहाँ पे देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास है, हाँ, डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, हाँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, हाँ, क्या गैसियस मालूम है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। देखते रहना, बस यहाँ पे मैच करवाया जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग, आपको जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हो, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे H2O2 है, ऑक्सीजन अंडरलाइन है, यहाँ पे सल्फर है, तो आपको सबको पता है पोटेशियम का तो +1 होता ही होता है। H2O2 में परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड का मैंने कितना बताया हुआ है, देखो H2O2 परऑक्साइड का -1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। सल्फर का तो आपको पता ही है +6, इसको तो निकालना भी सीखा होगा आप लोगों ने, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखाया गया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक आपको रिएक्शन दिया है, A से 2B बन रहा है, ठीक है, डेल्टा एन अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट का, तो ये 1 आ जाएगा, क्लियर। करा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड, मतलब जो आपका बैकवर्ड रेट कांस्टेंट Kb है, ठीक है, वो कितना है, 2500 Kf है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्लियर है। आपसे पूछा Kp कितना होगा, तो देखो Kp कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखो, मैंने 2 फॉर्मूले आपको बता रखे थे, ये Kc वाला और ये Kp वाला, बस इन्हीं दोनों को यूज करना था आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सर, देखो Kc कैसे निकालेंगे, Kf/Kb, तो Kf/Kb कितना हो जाएगा, 2500 Kf हो जाएगा। यहाँ से Kc निकल आया, आपको निकालना है Kp, तो Kp कैसे निकालेंगे भाई साहब, Kp इक्वल टू यहाँ से Kc आपने निकाल लिया, इसको पुट करिए, R की वैल्यू कितना दिया है, 0.083, तो 0.083 हो गया। टेम्परेचर कितना है, 1000 हो गया, तो 1000 लिख देंगे, और डेल्टा एन की वैल्यू कितना था, यहाँ से 1 था, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ गया। कितना सिंपल सा, देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल। चलो अच्छा, हाँ, इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रखे थे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, केवल थ्योरी का ही दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और इस बार तो आपको 2500 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स का भी 2500, केमिस्ट्री का भी 2500, ठीक है। फिजिक्स का आप सोच रहे होंगे सर फिजिक्स का भी प्रूफ वीडियो दे देते, ठीक है, फिजिक्स का प्रूफ वीडियो मैं आपको ऐप में डाल दूंगा, जब आप आकाश एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे ना, उस ऐप में मैं फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा, प्रूफ वीडियो, उसको देखिएगा, ठीक है। लेकिन इस बार का जो लेक्चर आएगा बिल्कुल फ्रेश आएगा, बिल्कुल जो नया पैटर्न है, नया पैटर्न क्या, मैं तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे तो पता है पेपर हार्ड आए ईजी आए फ़र्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस ये गारंटी देता हूँ, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जिसको देखोगे ना, कोचिंग वाले अलग अलग तरीके से बहुत सारे करा रखे हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, एमंग द गिवन, मतलब आपको यहाँ पे कुछ 2-3 यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं, आपसे पूछा CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा। देखो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जैसे मान लो दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक है, अगर इन बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको बहुत ज़्यादा, अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्या इसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सोचो। हाँ, यानी कि जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है ईजिली रिमूव H+, जितना आसानी से H+ रिलीज हो जाए किसी कंपाउंड में, जैसे CH बॉन्ड है, जितने आसानी से ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड टूट जाए या हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज़ आपको और भी मैंने आपको GOC में पढ़ा रखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप हाइड्रोजन को निकालो, तो यहाँ पे जो कार्बन नियान बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, कार्बन नियान जितना स्टेबल बनता है उतना ही H को निकालना आसान होता है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको मैं फटाफट बता, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मैं इसका दे रहा था, लोगों ने फ्री रेडिकल से कोई कुछ भी आंसर दे रहा है, लेकिन सबसे आसान यही है तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे जब आप इस CH बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है। लेकिन क्या ये कार्बन नियान जो नेगेटिव वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है? हाँ। क्यों सर स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, अल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन में है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल, अगर ये स्टेबल होगा यानी कि इस CH बॉन्ड को निकालना सबसे आसान होगा, क्योंकि इसका कार्बन नियान सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, कार्बन नियान जो बन रहा है नेगेटिव चार्ज वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब इस CH बॉन्ड को निकालना बहुत आसान होगा, यानी कि इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि थर्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है,
अब देखो सेकेंड डबल बॉन्ड पर निगेटिव चार्ज का मतलब बहुत ही लेस स्टेबल होगा, बहुत लेस स्टेबल, और थर्ड पे अगर निगेटिव आ गया तो और कम स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि इसको ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा, यानी कि सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही इस क्वेश्चन को करते तो बहुत आसान था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके अपना रखे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन अजीब, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूला, वो भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब फटाफट बस देखते जाइएगा, ठीक है, आपको बस देखना है। डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से कौन मतलब डीकलराइज नहीं करेगा या रिएक्शन नहीं देगा। देखो ब्रोमीन वाटर मैंने रिएक्शन करा रखा है, यहाँ देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये बन गया, बताओ किसमें पाई बॉन्ड नहीं है। सिंपल सी बात है, पहले ऑप्शन में पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, इन रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फटाफट देखते रहिएगा। ये देखो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट सब नोट से ही है। ये है यहाँ से CHO बन रहा है, देखो मैंने बताया था ये होगा कुछ भी होगा इस तरह से, डाइबाल से रिएक्शन करने पे हमेशा RCHO ही बनता है, और यही वाला एग्जांपल पूछा भी है। ये है यहाँ पे क्या आ गया, देखो CHO आ गया, तो डाइबाल का मतलब वही एल्युमिनियम ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख रहे हो, देखते रहिएगा, सारा डायरेक्ट नोट से ही पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जिगलर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जिगलर कैटलिस्ट, जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है, C2H5, यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एल्किल लिख लो, C2H5 थ्राइस AlTlCl4, यानी कि ये वाला जिगलर होगा, देखो ये हो गया, है ना। हाइबर भी लिखवाया था, मैंने सारा लिखवा रखा है, मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट लगा दिया है, यहाँ पे Fe हो जाएगा, वाकर PdCl2, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। सिंपल सा, देख रहे हो क्या सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से पूछे गए हैं, देख लो सारा स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ठीक है, सारे बच्चों को, लास्ट ईयर वालों को सबको पता होगा। और हाँ 2020, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार 6 सालों से प्रूफ वीडियो दे रहा हूँ, और हर बार ऐसा होता है। इस बार तो मैं गारंटी लेता हूँ 2026 में, इस बार बहुत मेहनत करने वाला हूँ आप लोग के साथ, इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, देखिएगा, मतलब लगभग सारे तो इस साल भी पूछे गए हैं, लेकिन अगली बार और अच्छे से आएगा, ठीक है। हायर यील्ड ऑफ NO ज़्यादा बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना है, तो यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा, कॉमन सेंस है ना। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लिखा है ऑन इंक्रीजिंग ए, देखो ये है ना, ए को इंक्रीज करोगे तो बी बनेगा, यानी कि N2 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो NO ज़्यादा बनेगा, सही है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब टेम्परेचर क्या होगा, देखो डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये इंडोथर्मिक होगा, और इंडोथर्मिक में आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड, रिएक्शन को कहाँ ले जाना है, फॉरवर्ड। सर हमको कैसे पता रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे NO का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनाना है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ऐसे जाएगी, NO की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इंडोथर्मिक में टेम्परेचर को हाई रखना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो ACD यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग लैसाग्ने टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट कौन नहीं देगा, देखो यहाँ पे मैंने सारा लिखवा रखा है, बहुत अच्छे से मैंने पूरा एक्सपेरिमेंटल तरीके से पूरा समझा रखा है। तो यहाँ पे जो आपका हेलोजन हो गया, ठीक है, ये पूरा क्या है, हेलोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ देखो सल्फर है, तो ये तीनों इस टेस्ट को देते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है ना, इस टेस्ट को देंगे। क्या कार्बन देगा है, नहीं देगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्या डायरेक्ट नोट से था, देखते जाओ, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 45 कराने हैं, देखते रहना। बिच आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट असर्शन रीजन सही है, ठीक है, देखो ध्यान से, कराए की असर्शन पढ़ो। ये SN2 रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है ना, न्यूक्लियोफाइल आता है, ये Br निकल जाएगा, इस तरह से होता है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि SN2 तो देगा। अब देखो आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। आयोडीन देखो यहाँ पे लिखाया गया है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर लिखाया गया है, सबसे ज़्यादा आयोडीन का, Br का Cl साइज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आयोडीन का निकलना क्या होता है, आसान होता है, यानी कि दोनों सही है, और ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि ये एक ही दूसरे से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये SN2 इसलिए अच्छा दे पा रहा है क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 आपसे पूछा मेजर प्रोडक्ट आपसे क्या बनेगा। देखो अब देखो ये क्वेश्चन मैंने ये करा रखा है, इसमें देखो HBr परऑक्साइड लिया गया है, H2O2, यहाँ भी देखो HBr बेंजोल परऑक्साइड, यहाँ भी HBr परऑक्साइड लिया गया है, यानी कि सेम रिएक्शन होगा।
जैसे यहाँ पे देखो बी आर लग रहा था, वैसे इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी आर लग जाएगा। देखते रहिएगा। अब देखो जब यहाँ पे के सी एन रिएक्शन कराते हैं तो ये SN2 होता है, और यहाँ पे CN जाएगा, Cl को हटाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, CN आ जाएगा। क्या जाता है, CN आ जाता है। ये तो मैंने आपको करा रखा है। अब देखो फिर यहाँ पे Br की जगह पे क्या जाएगा, CN हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन होता है, पीछे से रिएक्शन होता है, ठीक है, ये CN आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम अमलगम है, ये तो आपको पता होगा, ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो CN का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करेंगे तो ये CH2NH2 बन जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान था, देख रहे हो। 12 हो गए, 13 क्वेश्चन। 13 पे आ जाओ। शुगर आपसे पूछा, एक शुगर है, ठीक है, जो कि कीटो शुगर है। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज को मैंने लिखवा रखा है, ये कैसा होता है, कीटो होता है, अल्फा बेटा एनोमेरिक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ये अल्फा होगा तो ये बीटा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। यहाँ पे एनोमेर का मैंने डिफिनीशन में लिखवा रखा है कि इसमें चाहे तो हेमी एस्टल हो, एस्टल हो, कीटल हो, हेमी कीटल हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा कीटल हेमी कीटल क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हेमी कीटल है, ठीक है, ये दोनों। तो इसका मतलब ये एनोमेरिक कार्बन भी है, बट यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये कीटो हेक्सोज होता है, फ्रक्टोज, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट सिस ट्रांस आइसोमर। अब देखो इसमें एक एक बनाओगे तो ये सिस ट्रांस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। क्यों होगा, देखो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ऐसे होगा, साइक्लोहेक्सेन का मतलब 1,2 का मतलब एक मिथाइल यहाँ पे लगा दो, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दो। तो जैसे ये वाला देखो, एक यहाँ पे लगा है, एक उसके एडजेसेंट पे लगा है ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सिस ट्रांस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप सोचेंगे सर थर्ड क्यों नहीं होगा, साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन है 1,1-डाइमिथाइल। 1,1-डाइमिथाइल का मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन, है ना, व्हेन इट कम्स। अब से देखो n=2 से 3 पे जा रहा है, n=4 से 6 में ट्रांजिशन हो रहा है। आपसे पूछा है वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा, बिल्कुल क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ से। हाँ, तो 1/λ1, चलो हम पहला कर देते हैं, 1/λ1 = RZ²। 1/1 कितना होगा, 2, तो 2 से कहाँ जा रहा है, 3 में, तो ये 3² आ जाएगा। 1/λ2 = RZ², 1/4² - 1/6², दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा λ1/λ2 निकाल लेना। देखो डायरेक्ट क्या आया था फॉर्मूले पर। क्या 15 क्वेश्चन में आपको मैंने 15 क्वेश्चन कराए, क्या 15 में से एक भी क्वेश्चन अभी बाहर से आया नहीं, सारा देख रहे हो, है ना। चलो, और कितने पेज का नोट्स था, 200 पेजेस का नोट्स था। कोचिंग वाले क्या करते हैं आपको पता होगा, इतना करवा देंगे, 1200-1200, 1500-1500 पेज लिखवा देंगे, फिर भी पता लगा कि 160 मार्क्स का भी क्वेश्चन उनसे पेपर से नहीं आ रहा है। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ से पढ़ना है। पढ़ो वहीं से, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोर्स आपके पास होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो XeF2 है, XeF2 के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, तो sp3d हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, sp3d। ये तो बहुत सिंपल सा है यार। XeO3 में, Xe के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन, ये मतलब ये, है ना। फिर यहाँ पे 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, तो यानी कि sp3 आ जाएगा। और वैसे भी इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा भी, है ना। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब sp3 ही होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या ही बताऊँ ना। चलो, ये तो डायरेक्ट ही मतलब सब कर लिए होंगे, मुझे लगता है सारे बच्चे ही कर लिए होंगे इसको, है ना, कुछ ज़्यादा ही सिंपल था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने बहुत अच्छे से जीओसी में आपको पढ़ा रखा है। जो बच्चे मुझसे जीओसी पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि जीओसी में मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो जितने ज़्यादा CH3 होते हैं, मैंने बताया था CH3 क्या होता है, +I इफेक्ट लगाता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, -I देखते हैं। जितना ज़्यादा +I होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, ठीक। तो देखो सबसे ज़्यादा CH3, देखो CH3 इसमें एक भी नहीं है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। आपसे पूछा है हाउ मेनी प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द, इसका आपको मोनोक्लोरिनेशन कराना है और बताना है कितने कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको मोनोक्लोरिनेशन का डायरेक्ट एक एग्जाम्पल करा रखा है, इसका देख रहे हो, बस यही यहाँ पर भी करना है। कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको Cl लगाना है। एक बार आप CH3 की जगह पे यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, ठीक है, एक Cl यहाँ लगा देंगे, ठीक।
अगर आप CH3 में यहाँ पे Cl लगाते हैं तो यानी कि ये कायरल कार्बन आ जाएगा, यानी कि इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, एक बार आप यहाँ Cl लगा दो और यहाँ CH3 CH3 CH2 CH3, दूसरा बन गया, मतलब ये एक यहाँ से बनेगा, 2 यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, CH3 था, C था, CH3 था, यहाँ H था, एक बार Cl यहाँ लगा देंगे और जैसे ही Cl यहाँ पे लगाओगे यहाँ से 2 बनेगा, क्योंकि ये कायरल कार्बन हो जाएगा, क्योंकि कायरल का मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, एक ग्रुप ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, एक बार Cl यहाँ भी लगा दोगे तो एक यहाँ से बन जाएगा, यानी टोटल 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान था, सेम क्वेश्चन, बल्कि यहाँ पर तो ज़्यादा बन रहा था। यहाँ मैंने डाइक्लोरिनेशन का भी, डाइक्लोरिन जब लगाओगे तब क्या होगा, ये भी करा रखा था, ये तो बहुत सिंपल सा था। लेकिन यहाँ पे आपको कायरल कार्बन देखना था, 2 जगह कायरल कार्बन है, ये ध्यान देना था, यही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट देखो नोट से है। यहाँ पे देखो जो फॉग है, ठीक है, फॉग हो गया, या फिर आपका जो स्मोक, स्मोक में क्या होता है, सॉलिड इन गैस, तो स्मोक के लिए क्या होगा, सॉलिड इन गैस। अच्छा, ह्यूमिडिटी का मतलब वही फॉग, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो फॉग में क्या होता है, गैस और एयर, मतलब लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एलवाई सबको पता है सॉलिड होता है, अमेलगम सॉलिड इन गैस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैच करवा सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आपको पता होगा। जैसे मैंने डायपोल का भी यहाँ पे देखो करा रखा है, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, उसका मैंने बताया था कि डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, हाँ, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी सही है, देखो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि एन ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से ए और डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यही ऑप्शन भी हो जाएगा। बाकी आप देखो HCF2 में नंबर ऑफ लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता है, 3 लोन पेयर होता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। बॉन्ड लेंथ आपको पता होना चाहिए कि CH बॉन्ड सबसे ज़्यादा लेंथ होता है ना, क्योंकि ये लेंथ काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि कार्बन की साइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सारा करा रखा है मैंने, केमिकल बॉन्डिंग इतने अच्छे से कराया है आप लोगों को कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल बच्चों वाला हो जाएगा। ठीक, अभी तक आप देखो सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। ये देखो 2 क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन। देखो कैसे, हाफ लाइफ टाइम दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 1 मिनट, ठीक है, टी हाफ दिया है, टाइम रिक्वायर्ड 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्लोजेस्ट टू। ठीक है, आपसे टाइम पूछा तो T = 2.303 अपॉन के लॉग ए, परसेंटेज है तो लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन 100 - x मतलब 99.9 कर देंगे। के कितना रखेंगे, 0.6932 अपॉन 1 आ जाएगा, टी हाफ कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। बस इसको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा, है ना, कितना आसान था, देख रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताऊं, इसी पर देखो, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ग्राफ व्राफ सब। पता नहीं लोग कैसे बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। 1-2 क्वेश्चन हार्ड हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत आसान लगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इतना रेट कांस्टेंट का मतलब के दिया हुआ है ना। हाउ मच टाइम डज इट टेक फ्रॉम 7.2, इनिशियल कंसंट्रेशन ए 7.2 है, और ये फाइनल कितना a - x मतलब कितना बचा है, 0.9 बचा है। आपसे पूछा है कि टाइम कितना लेगा, है ना, टाइम कितना लेगा, 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितना दिया है, 0.03 लॉग ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 7.2 अपॉन a - x 0.9, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। क्या कभी आपने बॉन्ड ऑर्डर 0 का मॉलिक्यूल देखा है, जैसे H2 हो गया, ऐसा कभी देखा है, नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, निगेटिव हो गया, 0 हो गया, है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अब भाई 0 का मतलब तो स्टेबल होगा ही नहीं, ये गलत है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बस इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, बस एक लाइन से, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। 24 पूछा गया है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का मतलब ये वाला है, ठीक है। इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ठीक है,
विथ नाइट्रस एसिड, ये देखो नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2, बिल्कुल सही बात है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंसर्शन, अच्छा देखो टेम्परेचर भी सेम लिखा है 273 से 278 केल्विन, देख रहे हो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करोगे तो यही तो आएगा। फिर देखो इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन, अगर आपको आयोडीन को बेंजीन के ऊपर जोड़ना है तो उसके लिए हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजोडाइएजोनियम सॉल्ट विथ कियाई, बिल्कुल ये देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कियाई और ये बन गया आयोडोबेंजीन, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट है? सारे ही डायरेक्ट हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो यार बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें करा रखा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ ये वाला, और इसी से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 106, यानी कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किस में होगा, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो क्या नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बस एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na2CO3 में टोटल कितने एटम हैं, 3 4 5 6, टोटल 6 एटम है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे, 248/62 कर देंगे, है ना, यानी कि 4 इंटू कितने नंबर ऑफ एटम है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सही हो रहा है, ये 62 ही होगा ना, 4 हाँ 4 और ये 3, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। अब देखो विच एमंग द फॉलोइंग चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम ए और बी में आ रहा है, ए और बी में आ रहा है, ठीक है। सी में देखते हैं, सी में देखो, सी में क्या होगा, 240/40, है ना, कितने नंबर ऑफ एटम है, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, यानी कि 3, यानी कि 6 आएगा, हाँ यानी कि 18, ये तो अलग है। डी में देखो कितना आ जाएगा, 12/2 कर देंगे, यानी कि 6, और 2 है तो 6 × 2 12 कर देंगे, यानी कि इसमें 3 में आ रहा है ABD का मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 2। ई भी चेक कर लें, 220/44 कितने हैं, 3 हैं, कितना आएगा ये 5, यानी कि 15 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। कितना आसान था, देख रहे हो, बिल्कुल इसी से तो था, बताओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा यहाँ पे देखो, ये भी डायरेक्ट नोट से पूछा गया है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये देखो डेल्टा TB इक्वल टू क्या लिखवाया है, I इंटू KB इंटू मोलरिटी। अब यहाँ पे मोलरिटी, आप बोलो सर मोलरिटी दिया हुआ है, तो ऐसे केस में मोलरिटी और मोलरिटी को सेम मान लिया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो यूरिया को डिसोसिएट नहीं किया जा सकता तो I की वैल्यू 1 होगा, इसको भी नहीं कर सकते तो I इक्वल टू 1 होगा, इसको कर सकते हैं K प्लस NO3 माइनस में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 Na और 1 SO4 माइनस, यानी कि I इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, यूरिया के लिए I की वैल्यू 1, KB तो कांस्टेंट है, रहने दीजिए, मोलरिटी कितना है 0.01 कर देंगे, है ना। दूसरे वाले कैसे करेंगे, 0.01 इंटू KB इंटू मोलरिटी कितना हो जाएगा 2, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे I, और ये मोलरिटी हो गया सारा ऐसे ना। अब ऐसे निकाल लेना किसका सबसे हाईएस्ट होगा, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही हाईएस्ट होगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। मतलब सच में आसान था यार, मतलब मुझे लग रहा था कि हार्ड होगा, नहीं ये क्वेश्चन अच्छा था, ये बिना पढ़े आप नहीं कर सकते थे, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था जो मुझे पूरे केमिस्ट्री के पेपर में लगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चर एज वेल, आपको साइक्लिक ईथर बनाना है, किसका, C4H8O का, मैंने आपको C5H12O का साइक्लिक ईथर बनवा रखा है, ठीक है। आपको बताना C4H8O का कितने बनेंगे, देखो इसमें तो ईथर ही है, इसमें साइक्लिक आपसे पूछा गया, साइक्लिक वाला शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कैसे बनाएंगे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। टोटल 4 कार्बन है और ईथर बनाना है, तो यानी कि 5 हो जाएंगे ऐसे, एक तो यही बन जाएगा, ठीक है, एक ईथर ये, एक 4 कार्बन का बना देते हैं, और एक कार्बन और लगाना है तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है, एक कार्बन यहाँ लगा देंगे तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है, 2 बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये कारल कार्बन होगा, तो इसमें टोटल 2 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कारल नहीं था क्योंकि ये ग्रुप सेम ही है, यहाँ पे एक, यहाँ टोटल कितने बन गए, 4 बन गए हैं। अब 3 वाला देखते हैं, देखो 3, अभी 2 कार्बन बचे हुए हैं, तो 2 कार्बन कहाँ लगा दूँ, इसी को लगा दूँ, क्या इसमें कारल है, नहीं है, ठीक है। फिर देखो अब मैं ऐसे कर देता हूँ, एक ही मतलब एथिल लगा देता हूँ, इथाइल, यानी कि यहाँ पे कारल हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ से 1 बन जाएगा, ठीक है। एक और बन सकता है ये वाला, लेकिन यहाँ पे देखो 2 कारल है,
दो दो कॉलम सिमेट्री भी है, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 बनेंगे। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1/2 ऐसे करके होता है ना, n/2 माइनस 1 इस तरह से ना, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 + 1, 2 3 4 5 7 3, यानी कि 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मुझे लगा, ठीक है। इसको एक एक करके काउंट करना था, मतलब जो अगर आप पहले से क्लियर रहोगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट आया नोट से। आपसे पूछता है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या आइडियल होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। देखो नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है, पीएस जो क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है वो पीएस होता है। PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे, 5 मोल है, यानी कि NA की वैल्यू कितनी है 5 है ना, NB कितना है 10 है, ठीक है। वेपर प्रेशर टोटल सोल्यूशन, यानी कि ये PS की वैल्यू दे दी है कितनी 70 दी हुई है, ठीक है। अच्छा, और वेपर प्रेशर X का कितना दिया है, यानी कि PA कितना दिया है 63 और PB कितना दिया है 78, वही मतलब, ठीक है। अब देखो PA, अब इसकी वैल्यू निकालो, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। PA नॉट मतलब 63, XA कैसे निकालेंगे, XA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन इतना, ठीक है, प्लस PB नॉट कितना है 78 है ना, इंटू XB कितना हो जाएगा 10/10 + 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना और इसको 70 से कंपेयर कर लेना। अब देखो कि 70 छोटा आएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, ज़्यादा आएगी, तो यानी कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, सिंपल था ये, इसको हार्ड मत मानना, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। चलिए 28 हो गया, 29 पर आ जाइए। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है क्या होगा, है ना। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड का मैंने बहुत सारा रिएक्शन करा रखा है, एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हो। जैसे RCHO है तो CO पर कैसे रिएक्शन होगा, देखो CO, तो यहाँ पे क्या बनता है O पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे CN है ना, CN है। अब CN में देखो ग्रिग्नार्ड कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। CN है ना, इसमें ग्रिग्नार्ड यही समझना था आपको, इसमें यही तो लोचा है। CN में जब आप एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, R माइनस होता है, MgX प्लस होता है। इसको जोड़ना बता रहा हूँ आपको, तो प्लस वाले के साथ माइनस जोड़ देंगे, यानी C के साथ क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा और इसके साथ H आ जाएगा। H क्यों आएगा, क्योंकि बाद में वाटर भी लिया गया है, तो MgX की जगह पे H आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते रहना बस, CH3 यहाँ पे जो लगा था डबल बॉन्ड NH। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O HOS बॉन्ड से ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे 2 H लग जाएगा तो अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ पे 2 OH आ जाएगा। 2 OH अगर एक ही कार्बन पर होता है तो H2O निकाल देते हैं तो COCH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा COCH3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, देखो मैंने करा रखा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, COCH3 वाला करा रखा है, सारी चीज़ें रिएक्शन में करा रखे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था कि एक बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, यही इसमें सोचना था। बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, नीट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक, देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लोन पेयर जितने आसानी से निकलता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ देखो लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या रोकने वाला कोई है नहीं, तो ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देखो लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये आसानी से बाहर नहीं जा सकता है, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ लोन पेयर देखो फंस गया, यहाँ लोन पेयर नहीं फंसा, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ लिखा है N मेथिल एनिलीन। देखो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन का मतलब होता है NH2, तो यहाँ पे NH, और यहाँ पे एक मेथिल भी लगा है, तो यहाँ पे एक मेथिल भी लगा, तो NH, ये बन जाएगा। बेंजीन एमीन क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे एमीन हो जाएगा, बेंजीन एमीन, ठीक है। एथेनामीन है ना, एमीन तो आपको पता होगा NH है ना, और यहाँ पे एक एथेन यानी C2H5 लगा है, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पे N एथिल एथेन एमीन, यानी कि यहाँ पे C2H5 2 लग जाएगा और यहाँ पे NH आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा। देखो यहाँ पर तो दोनों लोन पेयर फंस गए हैं, है ना, दोनों लोन पेयर फंस गए हैं, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू इन दोनों, ठीक है। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, कैसे करेंगे ध्यान सुनना।
मैं आपको बताया था जितना एल्किल ग्रुप ज़्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है ना, जैसे C2H5 प्लस आई लगाता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका बेसिक सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पर आ जाएगा। यहाँ देखो एक मेथिल है, प्लस आई लगा रहा है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तो यानी कि ये थर्ड पे आ जाएगा और ये फोर्थ पर आ जाएगा, यानी कि सेकंड आ जाएगा। नहीं, ये नहीं, क्या आ जाएगा, एन एथिल, हाँ ये एथिलेमिन बेंजानिमिन एन मेथिल, यानी कि ये आ जाएगा ना, एन मेथिल एनिल का ज़्यादा होगा और बेंजीनेमिन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। देखो डायरेक्ट ये भी आया है, कैसे, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है माइनस में, यानी कि ये कैसा रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब सुनो, आपसे पूछा है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखो जो डेल्टा H होता है वो मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, देख रहे हो, यहाँ पे पहले देख लीजिए। जो डेल्टा H होता है वो H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये H रिएक्टेंट हो गया, H प्रोडक्ट हो गया। तो डेल्टा H क्या होता है, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होता है। क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निगेटिव दी है, तो ये निगेटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तभी तो, यानी कि ये वाला डायग्राम सही होगा, ये डायग्राम सही होगा, सही है, तभी तो डेल्टा H निगेटिव में आएगा। सॉरी गलत हो गया। डेल्टा H को निगेटिव लाना है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी पड़ेगी ना, ये ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, तभी तो, सोचो, तभी तो सब्सट्रैक्ट करोगे निगेटिव आएगा ना, तो यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा, मतलब ये वाला, वही तो मैं सोच रहा हूँ, एक्सोथर्मिक का ये होता है ना, एक्सोथर्मिक का डायग्राम ये होता भी है, देखो लिखा भी है ना, एक्सोथर्मिक का डायग्राम ऐसे होता है, सिंपल सा था। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा होगा, देखो, यानी कि पहला वाला ऑप्शन, ये देखो, रिएक्टेंट ज़्यादा ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, और इन दोनों के बीच जो गैप है वो इतना है, सिंपल सा था, है ना। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का ये होता है, ये नीचे मैंने आपको डायग्राम पूरा दिखा रखा है, देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस, कह रहा है मिनिमम कंडक्टेंस किसका होगा। तो देखो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मिनिमम कंडक्टेंस होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन नहीं देता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस, ये सब आयन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयन नहीं देगा, न्यूट्रल है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा क्योंकि ये आयन नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 भी, ऑप्शन 2 भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। इसमें क्या पूछा गया है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी, आपको एक मोलर कंडक्टिविटी दिया है 0.050, सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी दिया है आयन का, प्लस का इतना, माइनस का इतना, आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, ये पूछा, यानी कि अल्फा पूछा है। तो देखो डायरेक्ट नोट से पूछा गया है, कैसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने लिखा रखा है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। अब ये गिवन होता है, गिवन का मतलब कितना दिया है, 0.05 ये कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट पे निकालने के लिए मैंने बताया था कि दोनों को ऐड कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो यानी कि लैम्डा एम नॉट प्लस लैम्डा एम माइनस वाला नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा यहाँ से अल्फा निकल आएगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऐसे निकाल लेते हैं, इसको ले जाके यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखा है ना मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे कैसे निकालेंगे, कोलराउस लॉ से, यानी कि ऐसे इस लॉ से निकाल लेंगे, खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल डायरेक्ट ये नोट से ही पूछा गया था। गाइस क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ध्यान से। 34 में क्या बोला गया है फटाफट देखिएगा। इसमें लिखा है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2। Ba+2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेल्टा HF आपको बताना है। और आपको यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4। BaSO4 का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, यानी कि Ba+2 रहा होगा प्लस सल्फेट रहा होगा, और इससे आपका क्या बन गया होगा, BaSO4 बन गया होगा, ठीक है। अब देखो इसका क्रिस्टलाइजेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया है -4.5। क्या यही डेल्टा H रिएक्शन होगा, हाँ। तो डेल्टा H रिएक्शन जो हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन BaSO4 माइनस डी हीट ऑफ फॉर्मेशन Ba+2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन सल्फेट आयन, ठीक है। और ये कितना दिया है, -4.5 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया है -349 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 कितना दिया हुआ है, ये निकालना है आपको, और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट कितना दिया है, -216। यहाँ से
डेल्टा एच एफ Ba+2 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइजेशन सारी चीज़ें यहाँ पे बताया था। ये देखो, ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इसका डेल्टा एच, और ये फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, मैंने आपको करा रखा है H3PO4 के लिए। H3PO4 पे जो Ka1, Ka2, Ka3 होता है, इसमें Ka1 की वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, फिर Ka3 होती है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा लिखेंगे ना, जैसे H3PO4 से सबसे पहले क्या बनेगा, H3PO4 से जब आप एक H+ निकालेंगे तो ये H2PO4- बनेगा। फिर H2PO4- से जब आप एक H+ और निकालोगे ना तो ये HPO4-2 बनेगा। फिर एक और निकालोगे HPO4-2 में से, तो यहाँ से PO4-3 बनेगा। तो ये Ka1 हो जाएगा, ये Ka2 हो जाएगा, ये Ka3 हो जाएगा। तो अगर आप K लिखेंगे ना तो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, ये तो लिखना आता होगा, है ना, सिंपल सी बात है। लॉग ले लेंगे तो log K इक्वल टू log Ka1 प्लस log K2 प्लस log Ka3। बस यहाँ से मैच करवा लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा सही होगा। देखो, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड, बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये भी सही है, ठीक है। डी वाला कहीं से सही नहीं होगा, तो डी यहाँ पे नहीं, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए। 36 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नोट से ही है। डी कार्बोक्सिलेशन में देखो क्या बनता है, यहाँ पे CO2 निकल जाएगा और ये क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है, यानी कि ये बेंजीन बन जाएगा। यहाँ से बेंजीन बनेगा। यहाँ पे देखो रेड हॉट कॉपर ट्यूब मैंने बता रखा है, बेंजीन बनता है, तो ये भी बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे Mn2O3 जैसे ये Al2O3 है, तो यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्थ वाले में H2O है ना, H2O वार्म है, तो यानी कि यहाँ पे N2Cl हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा, बेंजीन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों करा रखा था, है ना, ये भी करा रखा हूँ, सारी चीज़ें जाके आप नोट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बिल्कुल सिंपल सा था। यहाँ देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है। अब देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हाई है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी हाई होगी, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा, सिंपल सी बात है। अब बताओ, ऑर्डर आपको पता ही होगा, सब पढ़ाया गया है। CN सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें है, तो CN का वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, तो यानी कि B सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद NH3 आएगा, तो यानी कि A आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया। बिल्कुल देखो, सब आर्सिन बन रहा है, आर्सिन देखो बन रहा है, बिल्कुल अमोनिया की तरह आर्सिन बन रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट नोट से है। हाँ, एंटीमनी कैन नॉट एंटीमनी पेंटॉक्साइड, क्या एंटीमनी यानी कि SbO5 नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। केवल नाइट्रोजन, देखो लिखा है ना, नाइट्रोजन केवल LCl5 तक नहीं बनाता है, बाकी तो सब बना ही सकते हैं ना, क्योंकि बड़े हैं, वैकेंट ऑर्बिटल सब बना ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लिखा होता तब सही होता है, यानी कि गलत है, ये सही, ये गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट देखते रहिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक पूछा है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर भी लिख दिया था पीछे वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो CO है ना, जो CO होता है, जैसे यहाँ पे देखो CO लिखा है ना, CO हो गया, ठीक है, CN हो गया, PPS3 हो गया, है ना, CN हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। Cl और H2O क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अब देखो, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, निकिल का होता है 3D8 4S2 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, NiCl4-2 है, तो यहाँ पे +2 चार्ज आएगा, तो Ni अगर +2 ले लेंगे तो ये 3D8 आ जाएगा। लेकिन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 अनपेयर्ड आ रहा है, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो, NiCO4, क्या कोई अनपेयर्ड है, नहीं, यानी कि इसकी पेयरिंग कैसे हो जाएगी, देखो इसकी पेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में ऐसे हो जाएगा। क्या एक भी अनपेयर्ड है, नहीं। तो जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उसमें अनपेयर्ड नहीं होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। वीक फील्ड लिगेंड वाले क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, यानी कि A और D यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, यहाँ पे लिखा है पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू NCl की सेम नहीं होती है। देखो लिखाया गया है पॉलिंग स्केल पे NCl की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, 3 3, दोनों सेम होती है।
तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हाँ, सबके पास देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 18 18 18 18, ये सही है। यहाँ पे देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना, एंथैल्पी ऑफ NaMl, अच्छा इसको रुकिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ CS, हाँ CS का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। GA दैट है, अब देखो CS का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, नहीं, जितना बड़ा साइज उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो यहाँ पे सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें आपसे पूछा ट्रू क्या होगा, तो ये तो यहाँ पे देखो B हटा दो, B हटा दो, A तो सही, A भी हटा दो, ये गलत है, तो A भी हटा दो, ठीक है। बचा CD और CE, तो C और CS हैज़ ग्रेटर दैट, हाँ ये भी सही है, यानी कि C और E क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था। देखो आगे, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 41 को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको एनर्जी बताना है, रेडियस बताना है ना। देखो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बता रखा है और रेडियस का भी फॉर्मूला बता रखा है। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ, -13.6। जेड का मतलब, जैसे लिथियम के लिए जेड कितना होता है, 3, ठीक है। एन कितना होता है, एन, यहाँ पे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, यानी कि n = 1 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एनर्जी निकल आएगा, इसे सारा निकाल लोगे। रेडियस कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला 0.53 × n² का मतलब 1, लिथियम के लिए जेड 3, एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻² पिकोमीटर। इसको सॉल्व करना, थोड़ा सॉल्व करना था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आसान था। ये देखो, फेरोमैग्नेटिक कंसिडर्ड एट एक्सट्रीम, बिल्कुल जो पैरामैग्नेटिक का जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म होता है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन Cr+2 सेम एज Nd+3, है ना। Cr+3 और Nd+3 का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होता है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। Nd4 F ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना। इसका 4f4 होता है ना, 4f4 और 4 और 6s2 होता है, ठीक है। +3 करोगे तो यहाँ से 2 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ से, 4f3 आएगा। 4f3 का मतलब 3 अनपेयर्ड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। Cr+2 में कितने अनपेयर्ड आएंगे, Cr+2 में Cr का होता है 3d5 4s1 और Cr+2 करेंगे 3d4, यानी कि 4 अनपेयर्ड आएगा। ये गलत है, ये दोनों सही है ना, ये गलत है, ये सही है। सिंपल सा था। चलो, सारा कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही इसमें गेम था। नेक्स्ट आ जाइए, CsCl3, अगर जिसमें CsCl3 होगा वो सिंपल डिस्टिलेशन होगा, तो सिंपल डिस्टिलेशन का ये हो जाएगा, करा रखा है मैंने, देख सकते हैं। जिसमें वाटर होगा वो स्टीम होगा, स्टीम वाला होगा, तो बस यहाँ से मैच करवा लेना, आपका ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। विटामिन B12 सबको पता है ना, एनीमिया होता है, डी वाला रिकेट्स होता है, ये चेलोसिस होता है, बस ये खत्म। तो आप बायोलॉजी वाले कोई आप स्टूडेंट हो ना, ये क्वेश्चन का मैंने जो प्रूफ देने की ज़रूरत है नहीं यार, बायो वाले हो ना, मैथ वाले होते तो एक बार सोचना पड़ता है। यहाँ देखो, मेन ग्रुप का कौन, मेन ग्रुप का मतलब S और P ब्लॉक वाला, तो ये देखो S ब्लॉक का है, ठीक है, ये P ब्लॉक का है, ठीक है, नहीं ये P ब्लॉक का नहीं है। देखो ये 3D, हाँ ये जो है P ब्लॉक का है, P5 है ना, ये P ब्लॉक का, तो AC, ये तो D ब्लॉक का है, D यहाँ, और यहाँ पे 3D10 4s1, ये तो S ब्लॉक का है ना, तो यानी कि ACD यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे मेन ग्रुप का मतलब S और P, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस S और P ब्लॉक का एलिमेंट ढूंढना था, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग सारे क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इससे आप 160+ आसानी से स्कोर कर सकते थे? और जिस तरह से नीट का कट ऑफ गया है 525, बहुत कम कट ऑफ गया है, और अगर आप उसमें 160 केवल केमिस्ट्री में ला देते, 170 भी ला सकते थे, पर चलो मैं 160 ही मानता हूँ, तो सोचो आपके लिए कितना आसान हो जाता। बायो में आप आराम से 300+ लोग करते हैं, फिजिक्स उतना भी हार्ड नहीं थी, 140 150 बहुत आसान था लाना। जब आप मेरा कोर्स देखेंगे तो इतना अच्छे से करा दूंगा, 150 आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर लेना, और बैच को ज्वाइन करने के बाद मुझे ज़रूर मैसेज कर देना पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होने के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, बाकी कोई डाउट हो ये मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।